सभी को नमस्कार। मीमांसा संस्कृत क्लासेस की ओर से संस्कृत भाषा व हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए ये निःशुल्क वीडियो मैं एक बार लेकर फिर आया हूँ। आज हम न्याय दर्शन में जो न्याय दर्शन पर आधारित ग्रंथ है तर्क संग्रह न्याय दर्शन से 4 प्रमाण लिए जाते हैं। तो उन प्रमाण में जो अनुमान प्रमाण है मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है जी, चलिए हम बिना विलंब किए शुरू कर देते हैं। अनुमान ठीक है जी। अनुमान क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपका बेस तैयार कर दूं। अनुमान प्रमाण वो होता है जब किसी चीज को देखकर आप किसी अन्य चीज का आइडिया लगाते हो, अनुमान लगाते हो, तो वो अनुमान प्रमाण होता है। अब अनुमान जब भी होगा तो उसमें 2 चीजों की आवश्यकता है। एक तो वो आप जिससे अनुमान करते हो और एक वो जिसका अनुमान करते हो। जैसे किसी ने ये वाक्य कहा कि पर्वतो वह्निमान धूमत्वात्। ध्यान से समझिएगा, ये जितना पेचीदा लगता है उतना होता नहीं है, बिल्कुल आसान है। पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलिए, मैथ की तरह, बिल्कुल मैथ्स की तरह पढ़ोगा आपको। अगर आप कॉन्सेप्ट आपने क्लियर नहीं करोगे तो फिर इसमें पूरी जिंदगी टक्कर मारते रहो, भंवर जैसा दिखेगा। चलिए, ये कहता पर्वतो वह्निमान धूमत्वात्। भाई जो पर्वत है वो आग वाला है, क्यों? धूमत्वात्, धुएं से। तो आपने पर्वत पर क्या देखा? आपने सामने पर्वत पर देखा कि वहां धुआं उठ रहा है। आपने किसको देखा? धुएं को। और धुएं को देखकर आपने कह दिया कि पर्वत वह्निमान, पर्वत पे आग है। क्यों भी? आग तो आपने नहीं देखी। तो अनुमान में आप जिसका अनुमान करते हो वो सीधी नहीं देखते, उसका तो आपको अनुमान करना है। जिससे अनुमान करते हो केवल वो दिखता है, और जिससे अनुमान करते हो वो होता है आपका हेतु। ठीक ना? इसको दूसरे शब्दों में कहना चाहो तो साधन कर सकते हो, साधन। और जिसका अनुमान करते होता साध्य है। तो ये 2 टेक्निकल वर्ड है, दोनों को आप अच्छे से तैयार करेंगे। ये साधन और ये साध्य है, सॉरी ये साधन ये साध्य है। इसके द्वारा, ये साधन है, अनुमान करने में ये साधन है, इसके द्वारा आप इसका अनुमान कर रहे हो। जैसे आप गली से जा रहे हो, आपने किसी घर से धुआं उठता देखा और आपने फायर ब्रिगेड को तुरंत फोन लगाया, टोल फ्री नंबर, और कर दिया कि जिस घर में आग लगी हुई है। आपने उस घर में आग तो नहीं देखी, आपने तो धुआं उठता हुआ देखा, पर धुआं से आपने अनुमान लगा लिया कि आग लगी, और वो आपका ज्ञान, वो आपका प्रमाण सही है। बिल्कुल अनुमान का ज्ञान सही माना जाता है, सही होता है। ठीक है। तो इसमें ये 2 चीजें आप देखोगे कि एक तो वो चीज जिससे आप अनुमान लगाते हो वो साधन, और जिसका अनुमान लगाते हो वो साध्य होता है। ठीक है, चलिए तो हम इसका लक्षण पढ़ते हैं। अनुमिति करणम अनुमान। ये कहता है कि जी जो अनुमिति का कर्ण है वो अनुमान है। उसी तरह का है ये कि जो चोरी करता है वो चोर है। तो जो अनुमिति एक ज्ञान की इकाई है कि जो जिससे अनुमिति होता है, वो अनुमिति किससे होता है? ठीक ना? उस अनुमिति का कर्ण कौन है? वो अनुमान है। ठीक। तो अब किसी ने प्रश्न उठाया कि जी अनुमिति क्या है? अनुमिति, तो इन्होंने कह दिया कि परामर्श जन्यम ज्ञानम अनुमिति। ठीक है ना? एक बार समझ लो, कई चीजें उल्टी समझ में आती है, तो ये भी ऐसी चीज है कि उल्टा समझाऊंगा तो समझ उल्टा नहीं आएगा, सीधा आप समझोगे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, एक बार समझो। परामर्श जन्यम ज्ञानम अनुमिति, कि जो परामर्श से पैदा होता है वो ज्ञान अनुमिति है। फिर किसी ने पूछ लिया ये परामर्श क्या होता है? परामर्श तो कहते हैं व्याप्ति विशिष्ट
पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्श, कि व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्श, कि जो व्याप्ति विशेष से किसी पक्ष धर्म में जो ज्ञान होता वो परामर्श होता है। फिर आप पूछोगे जी हमारे नहीं समझ में आ रहा कुछ भी, ठीक है ना, हमें तो ये बता दो ये व्याप्ति क्या होती है। चलो व्याप्ति बता देता हूं। ये लो व्याप्ति, साहचर्य नियमों व्याप्ति, ठीक है जी। जो साहचर्य नियम होता वो व्याप्ति होता। एक एक करके उदाहरण सहित समझाऊंगा, चिंता मत करना, गारंटी देता हूं। अभी तक आपके कुछ भी समझ में नहीं आया होगा और आना भी नहीं चाहिए। अगर आपके समझ में आ रहा इट मीन्स फिर आपको इसका ज्ञान है पहले से। अगर नहीं समझ में आ रहा तो इसका मतलब आप सीखने के प्रोसेस में हो। साहचर्य नियम व्याप्ति। अब किसी ने कहा ये पक्ष धर्मता क्या है, तो ये कहता है व्याप्यस्य पर्वतादि वृत्तित्वम पक्ष धर्मता, ठीक है जी। फिर आपको जी ये पक्ष धर्मता है, ठीक है, तो ये समझा दो ये पक्ष क्या है, तो ये पक्ष क्या है, तो शायद उससे बात बन जाए, ठीक है ना। चलो मैं आपको चीजें समझा रहा हूँ, एक बार यहाँ प्रयास कर रहा हूँ उसको समझाने का, यहाँ से फिर हम पक्ष विपक्ष में बढ़ेंगे, ठीक है ना। देखो आप यहाँ से सीखिए, ये कहता साहचर्य नियमो व्याप्ति, के जो साहचर्य नियम है, जो चीज हमेशा साथ साथ रहती है उस नियम का नाम व्याप्ति है। ये टेक्निकल वर्ड है, दार्शनिक शब्द है, इनको जो का तो याद कर लो। आपको मुझे साहचर्य नियम कैसा, इस संसार में बहुत सारी चीजें ऐसी है वो हमेशा साथ मिलेगी पक्का। जैसे आत्मा होगी तो शरीर होगा, शरीर होगी तो आत्मा होगी। कहीं पर यदि सुगंध है तो पक्का फूल है, कहीं पर धुआं है तो पक्का आग है, ठीक है ना। तो ये साहचर्य नियम होता है। आपको ये कहते ना कहीं पर कि भाई जैसे पर्वत पे धुआं दिख रहा है तो आप पक्का कहोगे जी धुआं है, जहां पर धुआं है वहां आग पक्का होती है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि बिना आग के धुआं हो जाए। जहां पर धुआं होगा वहां आग पक्का है, तो धुआं आग, जहां पर सुगंध है पक्का फूल है वहां पर, ठीक है ना। तो ये चीज जहां पर ऐसी जोड़े होते हैं और वो पक्का मिलते हैं, एक के रहने से दूसरा पक्का रहता है, तो उसको साहचर्य नियम कहते हैं। ये इसका उदाहरण बन गया यत्र धूमः तत्र अग्नि, कि जहां पर धुआं है पक्का वहां पर आग है। तो ये बन गया आपका साहचर्य नियम। कहते अब समझ में आना शुरू हो गया आपके, कहते सही कह रहे हो जी। कहता फिर इस व्याप्ति से, कौन सी व्याप्ति किसे कहते हैं, साहचर्य नियमों, यानी जो साथ साथ रहने वाली चीज। इस व्याप्ति विशिष्ट से, इस व्याप्ति विशेष से, क्योंकि अनुमान हमेशा व्याप्ति से लगता है। व्याप्ति में एक चीज को देख के दूसरे चीज का अनुमान लगाया जाता है। तो इस व्याप्ति से, इस साहचर्य नियम से, एक चीज देख के दूसरे का अनुमान लगाना, इस प्रोसेस से, इस व्याप्ति से जो पक्ष धर्म था, पक्ष होता पर्वत, समझाऊंगा क्या होता है, ठीक ना। फिलहाल आप जो का तो याद कर लो। पक्ष किसे कहते हैं, पर्वत को, जहां पर आपने धुआं देखा वो होता पर्वत। अभी समझाऊंगा, चिंता मत करना, मैथ की तरह, ठीक है ना। और दर्शन फिर बता रहा हूं, मेरे कहने से, केवल मेरा ये उपदेश आदेश अनुदेश मानकर इसको पूरे इत्मीनान के साथ देखो, समझो, घबराओ मत, ठीक है ना। तो आप यूं कहोगे जी बिल्कुल मैथ्स की तरह, इसमें तो एक्चुअल और फैक्चुअल चीजें हैं, कोई इसमें रटने जैसी कोई इधर उधर बिल्कुल भी हिलती भी नहीं चीज, नियम से परे। देखिए इस साहचर्य नियम से कि जहां जहां धुआं वहां आ गए, इस प्रोसेस को लेके, इस बात को लेके, यानी इस व्याप्ति को लेके, जो पक्ष यानी पर्वत आदि में जो आग इत्यादि का ज्ञान होता है वो परामर्श है, परामर्श है, ठीक है ना। परामर्श से आपने क्या कह दिया, पर्वतो वहनीमान,
पर्वत आग वाला है। तो ये पर्वत आग वाला किससे निकला? ये व्याप्ति से, क्योंकि आपने वहां पर धुआं देखा, तो उस धुएं से, धुएं की व्याप्ति से जो पूर्व पक्ष धर्मता यानी पर्वत आदि में जो वहनी इत्यादि का ज्ञान है वो परामर्श है। ठीक है। अब पक्ष धर्मता क्या है? व्याप्य से पर्वत आदि वृत्तित्व। व्याप्य, व्याप्य होता है धुआं, धुएं इत्यादि का पर्वत आदि में रहना, ये पक्ष धर्मता है। तो जब धुआं पर्वत आदि पे रहा था तो उस धुएं से, पर्वतो वहनीमान धूमत्व, तो उस धुएं से आपने ये चीज पहचान, तो ये ज्ञान परामर्श है। ठीक ना। आप कह रहे हो जी पर्वत पे धुआं है, ठीक ना, व्याप्य से पर्वत आदि वृत्तित्व। इस व्याप्य का अभी थोड़ा सा कुल 2 मिनट इंतजार कीजिए, इस व्याप्य को भी मैं क्लियर करता हूं, क्योंकि ये सारा है ना श्रृंखलाबद्ध जुड़ा हुआ है। ठीक ना। तो इसमें मतलब एक बिल्कुल मजे हुए खिलाड़ी का काम होता है किसी प्रमाण को समझाना। तो मैं उसकी तरह कोशिश करूंगा आपको, आप मतलब इसको उलझना नहीं है, बस उलझना नहीं है, ये ध्यान रखना। तो ये क्या कहता है? शास्त्रीय नियम में व्याप्ति, जो चीज साथ साथ रहती है व्याप्ति है, जहां धुआं वहां अग्नि। तो इसी प्रोसेस को लेकर जो पर्वत आदि में जो ज्ञान है, पर्वत आदि में आपने धुएं से अग्नि का ज्ञान किया, तो ये जो ज्ञान है ये परामर्श है। और इस परामर्श से जो ज्ञान पैदा होता है वो अनुमिति है। और इस अनुमिति का जो साधन है, यानी कि अनुमिति, ये नॉलेज पर्वतो वहनीमान धूमत्व, ये नॉलेज जिससे आया, उस अनुमिति का कारण वो अनुमान है। समझ में आ गया? वो उल्टा समझ में आएगा। ठीक है। अगर इसको सीधा समझने की कोशिश करोगे तो प्रथम दृष्टया सीधा नहीं समझ में आएगा, पहली बार में सीधा समझ में। अब सीधा समझ लो, अब आ जाएगा। अनुमिति का जो कारण होता है अनुमान होता है। अब अनुमिति क्या होता है? जो परामर्श से पैदा ज्ञान होता है। परामर्श क्या होता है? जैसे धुएं पर, पर्वत पर धुआं इत्यादि दिखा के आग का ज्ञान, ये परामर्श है। बता भी देता हूँ, व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान परामर्श है। उस व्याप्ति से पक्ष पर्वत आदि में जो ज्ञान होता है परामर्श होता है। अब व्याप्ति क्या होता है? शास्त्रीय नियम, जो चीज साथ साथ रहती है, जैसे यत्र धूम तत्र अग्नि। और ये पक्ष धर्मता क्या था? व्याप्य से पर्वत आदि वृत्ति, उस धुएं इत्यादि का पर्वत आदि में रहना, ये पक्ष धर्मता है। ठीक है जी। चलो, यहां से आपको समझ में आया होगा, इसकी गारंटी नहीं है, पर समझ में आना शुरू हो गया होगा, इसकी गारंटी है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब मैं आपको दो टेक्निकल शब्द बता रहा हूं। जो ये वहनी है, वहनी है, और जो धूम है, धूम है। ठीक है, वहनी और धूम है। वहनी को बोलते हैं व्यापक। आप ये मान लो, टेक्निकल वर्ड है, दार्शनिक शब्दावली जो का तो याद कर लो फिलहाल, जब तक आपको पूरा नहीं ज्ञान हो जाता याद कर लो। वहनी को व्यापक बोलते हैं और धुएं को बोलते हैं व्याप्य। ठीक है ना। मतलब जैसे हम कह देते हैं पर्वतो वहनीमान धूमत्व, भाई पर्वत आग वाला है धुएं वाले से, तो जो हेतु होता है ना, हेतु, उसको बोलते हैं हम धुएं को व्याप्य। और जिसका आप ज्ञान कर रहे हो उस साध्य को बोलते हैं व्यापक। इनके दूसरे नाम वही है, ये साध्य और ये साधन। ठीक है ना। चलो, हमें तो पहले व्याप्य और व्यापक का ज्ञान करना। देखो भाई, जो व्यापक होता है ये होता अधिक देशवर्ती, अधिक देशवर्ती। ठीक है। और ये होता है न्यून देशवर्ती। ठीक ना। जो कम जगह में रहता है वो होता है धुआं, और जो ज्यादा जगह में रहता है वो होता आग। कई बार है ना, आप इसका ऐसे लगा लेते हो, नहीं जी धुआं तो ज्यादा जगह में रहता, धुआं तो फैल जाता है, आग थोड़ी, अरे वो नहीं, ना 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 ना, वैसे पक्का आपने सोचा होगा ऐसा ही, पर ये नहीं सोचना। ये आग ज्यादा जगह में कैसे रहती है और धुआं कम कैसे रहता है, सुनिए मेरी बात। इससे पहले एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। देखो भाई, जहां आग होगी जरूरी नहीं वहां धुआं भी हो। जैसे गर्म लोहे का पिंड, गर्म लोहे के पिंड में आग तो है पर धुआं नहीं है। पर
जहां धुआं होगा 101% आग होगी। इस चीज को समझ लो। देखो पहले मैं वैसे समझा रहा हूं आपको, रफ इसके बाद में बताता हूँ, रफ बताता हूं। जहां धुआं होगा वहां आग पक्का। जहां धुआं होगा वहां आग पक्का। और जहां आग है जरूरी नहीं वहां धुआं हो। जैसे गरम लोह पिंड, समझ में आया? गरम लोह पिंड। अब जहां धुआं है वहां आग पक्का है। जैसे पर्वत पे धुआं है, इसका उदाहरण ले सकते हो। पर्वत पे धुआं है तो पक्का आग है। और जहां आग है वहां जरूरी नहीं धुआं हो। जैसे गर्म लोहे का पिंड, अब इसमें गर्म लोहे के पिंड में आग तो है पर धुआं नहीं है। तो इसलिए नियम क्या बना? आप नियम ये कहोगे कि यत्र 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 धूमः तत्र तत्र अग्नि या वहनी, कि जहां जहां धुआं है वहां वहां क्या है? आग है। यत्र यत्र धूमः, जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है पक्का। जैसे पर्वत पे धुआं है तो आग भी है। पर आप ये नहीं कह सकते कि यत्र अग्नि या यत्र यत्र अग्नि तत्र तत्र धूमः, आप ये नहीं कह सकते। यहां आप झूठे हो जाओगे, यहां आप झूठे हो जाओगे। समझ गए? आपको यही कहना पड़ेगा कि जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है। जैसे पर्वत, ये नियम सही है। ये नहीं कह सकते आप कि जहां जहां आग है वहां धुआं है। जैसे कोई भी आपको झूठा कर दे कि जहां आग है वहां धुआं है, गर्म लोहे के पिंड में आग है पर धुआं नहीं है, आपको बिल्कुल जी ये तो मेरी बात गलत हो गई। तो इसको अब नियम ये बना, जब भी आपको सही बात करनी है तो धूम पहले लेके आओ और अग्नि बाद में लेके आओ। मैं इसको थोड़ा साफ कर रहा हूं। यानी कि आप सही बात तभी कर सकते हो जब व्याप्य पहले लेके आओगे और जमा व्यापक बाद में लेके आओगे। आपको कुछ व्याप्य व्यापक कैसे मैंने पहले बता दिया। वहनी जो ज्यादा जगह में रहती है व्यापक, कम जगह में रहता है धुआं। अब ये भी बताऊंगा ये अधिक देशवर्ती और कम देशवर्ती कैसे। पहले ये नियम सुन लो। आप ऐसे ही कह सकते हो, यानी कि पहले व्याप्य का प्रयोग करो फिर व्यापक का प्रयोग करो, तो आप झूठे नहीं होगे। अगर आपको नेगेटिव वे में करना है, आप सोचते जी व्यापक हम पहले ले आएंगे, तो फिर न लगाओ, न ऐसे कहोगे यत्र न अग्नि, जहां पर आग नहीं है, तत्र न धूमः, वहां धुआं भी नहीं है। जहां आग नहीं है वहां धुआं भी नहीं। जैसे तालाब, बिल्कुल बात सही आपकी। जहां आग, अब तालाब में आग होती है, तालाब में कभी आग रह नहीं सकती, तो वहां पक्का धुआं भी नहीं है, पक्का वहां धुआं भी नहीं है। तो आप इसको ऐसे कह सकते हो, अगर आपने व्यापक पहले लाना तो न लगा उसको, तो यत्र न अग्नि तत्र न धूमः, जहां आग नहीं है वहां धुआं। जैसे तालाब। अब ये तरीका जो ये किसी चीज को पॉजिटिव वे में कहना, ये होता पॉजिटिव वे, ठीक ना, पॉजिटिव वे, किसी चीज का पॉजिटिव वे, इसको बोलते हैं अन्वय। अन्वय, तो जब कोई बात आप अन्वय में करो तो पहले व्याप्य लेके आया करो फिर व्यापक ले। और ये होता नेगेटिव वे। नेगेटिव वे, अगर आपको नेगेटिव वे में, इसको बोलते हैं व्यतिरेक। व्यतिरेक का अर्थ ही उल्टा होता है, व्यतिरेक। अगर आपको व्यतिरेक करना तो उसमें पहले न व्यापक जमा न व्याप्य।
अब इस नियम को फॉलो करना। अगर आपने कोई चीज पॉजिटिव वे में कहनी है तो व्याप्य पहला, व्यापक बाद में। अगर आपको नेगेटिव वे में कहे तो न व्यापक न व्यापक। आपकी मर्जी, अब कैसे लिख लो, पर आप ऐसा नहीं कर सकते कि पॉजिटिव वे में आप व्यापक पहले ले आओ कि यत्र अग्नि तत्र धूमः, झूठे हो जाओगे कि जहां आग है वहां धुआं, कहां लोह पिंड। इसलिए ये ही तरीका बनता है इसका, ठीक है ना, किसी चीज को बताने का। अब ये अधिक देशवर्ती कैसे, न्यून देशवर्ती कैसे, इसको समझो। मैं इसको साफ कर रहा हूं, ठीक है जी। देखिए अब आपने ये चीज सीख ली कि व्याप्य अधिक देशवर्ती कैसे। देखो, जहां पर धुआं है, पक्का आग है, यत्र धूमः है तत्र अग्नि, क्लियर हो गया। पर जहां पर आग है जरूरी नहीं वहां पर धुआं हो। जैसे इसका तो उदाहरण पर्वत होगा और इसका उदाहरण होगा लोह पिंड। लोह पिंड समझने की कोशिश कीजिए। जहां पर धुआं है वहां पर आग 101% मिलेगी, पर जहां पर आग है जरूरी नहीं वहां धुआं हो। क्लियर हो चीज। तो धुआं न्यून देशवर्ती है। धुआं तो 50% में रहता है, 50% ये 50% ये, ठीक ना। तो धुआं तो इस पार्ट में तो रहता है, इसमें रहता नहीं। तो आग दोनों जगह है, तो आग अधिक देशवर्ती हुई और धुआं न्यून देशवर्ती हो, ठीक है जी। अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत है तो मैं अपना फोन नंबर दूंगा आपको। पूरे थ्रू आउट इंडिया से कोई भी मुझे फोन करके अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करे। फोन पे भी बताऊंगा मैं, आप इस चीज की टेंशन मत लेना। इस नंबर पे मुझे फोन कर सकते हो 9991068799। संस्कृत आनी चाहिए, और संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार तभी कर पाओगे जब आपको खुद आती होगी, ठीक है जी। चलिए इस नंबर पे मुझे फोन करके आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है जी। चलिए, तो अधिक देशवर्ती जो है, जो अधिक देशवर्ती है वो अग्नि हुई, न्यून देशवर्ती। अब मैं ये मान के चल रहा हूँ आपको कि व्यापक और व्यापक आपको नॉलेज हो गया। जो साध्य होता है वो हमेशा व्यापक होता है, और जो व्याप्य होता है वो धूम होता है, वो कम स्थान में रहता है, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा साफ कर रहा हूँ, ठीक है जी। चलिए अब आपको ये और बता देता हूं मैं कि पक्ष और स्पक्ष क्या होता है। देखिए ये तीन चीजें होती है, पक्ष, सपक्ष और विपक्ष। आपको कोई भी हेतु, कोई भी साधन या साध्य चेक करना हो तो तीन चीजों पे खरा उतरना चाहिए। वो तीन चीजों पे खरा उतरना चाहिए, यानी कि हर एक चीज का, इस संसार में हर एक चीज का एक पक्ष होता है, हर एक चीज का एक विपक्ष होता है, और हर एक चीज का एक सपक्ष होता है। सुनो कैसे। जैसे कोई स्टूडेंट है, स्टूडेंट कहाँ मिलता है? स्टूडेंट 101% स्कूल में मिलता है, समझे, उदाहरण के तौर पे बता रहा। तो स्टूडेंट के लिए स्कूल सपक्ष होगा जहां पर वो पक्का मिले। कोई स्टूडेंट मान लिया रेलवे स्टेशन पर खड़ा, तो रेलवे स्टेशन पर भी खड़ा हो सकता है स्टूडेंट, तो वो उसके लिए पक्ष है। वो खड़ा हो सकता, नहीं भी हो सकता, वो पक्ष है। और जहां पर वो कभी नहीं मिलेगा, मान लिया कोई संसार में ऐसी जगह है कि वहां स्टूडेंट कभी नहीं होते, तो वो उसके लिए विपक्ष है। अब इनके उदाहरणों में आ जाओ। जैसे धुआं है, धुआं, धुआं रसोई घर में 101% मिलता है। आग और धुआं रसोई घर में पक्का मिलेंगे, तो वो रसोई घर उनके लिए सपक्ष है। सपक्ष है रसोई घर, 100% मिलेंगे। जहां पर वो 100% मिले, ठीक ना, 100% जो चीज मिले जहां पर, वो उसके लिए सपक्ष होता है। जैसे इनके लिए चेक करें तो रसोई घर, रसोई घर, ठीक ना। बाकी धुआं और आग पर्वत पे भी मिल सकती है, पर ऐसा थोड़ी है कि पर्वत धुएं और आग के लिए ही बना, रसोई तो धुएं और आग के लिए ही बनी है, ठीक ना। पहले चूल्हे चलते थे, ठीक, आजकल तो गैस आ गई है, वो बात अलग है, पर रसोई आग के लिए बनी है, पर पर्वत आग के लिए थोड़ी बना। पर मिल तो सकती है पर्वत पे भी, तो जहां पर डाउटफुल हो, DOU, जहां पर डाउटफुल सिचुएशन हो, संदिग्ध हो,
मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है, वो पर्वत होता है। और जहां पर वो चीज कभी नहीं मिलती, नो एंड नेवर नहीं मिलेगी, जैसे तालाब। अब तालाब में आप धुआं और आग नहीं देख सकते, कभी नहीं रहेगी, ठीक ना। तो हर एक चीज को जब भी आपको चेक करना हो तो 3 जगह चेक करना पड़ेगा आपको। 3 जगह, उसका पक्ष चेक करो, उसका पक्ष चेक करो और उसका विपक्ष चेक करो। अब ये आगे होगा आपको, आप नोट्स में भी जूम करके वीडियो रोक करके लिख सकते हो। अब मैं इसको थोड़ा सा साफ कर रहा हूं, ठीक ना। अब पक्ष की परिभाषा क्या हुई? पक्ष, पक्ष हुआ संदिग्ध साध्यवान। साध्यवान, साध्य क्या होता है? ये अग्नि, जो अग्नि को संदिग्ध रूप में, डाउटफुल रूप में सिद्ध करे, यानी कि अग्नि हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, तो वो होता है पक्ष। और जो निश्चित साध्यवान, साध्यवान जो साध्य को पक्का 101% सिद्ध करे, ठीक ना। ये तो पर्वत हो गया, पर्वत, ठीक है। और जो पक्का करे, जैसे रसोई घर, ठीक है जी। और जो विपक्ष क्या होता है, ठीक है, महानस बोलते हैं इसको संस्कृत में, महानसम, ठीक ना। और विपक्ष क्या होता है? जहां निश्चित साध्य अभाववान, इसकी परिभाषा हुई तो निश्चित साध्य अभाववान, जहां पर साध्य का निश्चित पक्का अभाव हो, ये अभाववान है, पक्का अभाव। जैसे महाहृद, महाहृद होता है तालाब, ठीक ना, तालाब, तालाब में वो नहीं होता। तो आपको पता चल गया कि पक्ष, कोई पूछ ले धुएं के लिए पक्ष क्या है, तो आप बता दो जी पर्वत, जहां पर डाउटफुल में रहता है। पर्वत नहीं, कहीं और भी, जैसे कोई कमरा है, क्या कमरा आग के लिए बना? कहता नहीं, पर कमरे में आग लग तो सकती है, हो तो सकती है। कहता हाँ, तो कमरा आग के लिए पक्ष है। रसोई घर आग पक्का मिलेगी वहां पर, उस पक्ष है। तालाब में, कुएं में आग नहीं लग सकती, वो उसके लिए विपक्ष है। तो हर एक चीज जब भी आप चेक करो, उसका पक्ष चेक करो, उसका विपक्ष चेक करो और उसका सपक्ष चेक करो, तो पक्का आपका अनुमान सही निकलेगा, ठीक ना। जैसे किसी ने कहा कि जी पर्वत पर आग है, तो उसने कहा भाई एक बात बता मुझे, पहले पर आग के लिए पर्वत चेक करेंगे हम तो कि वो पक्ष है, सपक्ष है, विपक्ष है। अगर वो आग के लिए पक्ष या सपक्ष मिला तब तो हो सकता है वहां पर आग है, पर यदि वो विपक्ष मिला तो कभी आग नहीं मिलेगी। तो एक ने कहा कि पर्वत पर आग है, मैंने धुआं देखा तो वहां पर आग है। कहता पर्वत पे आग हो सकती है? कहता जी हो सकती है, डाउटफुल रूप में हो सकती है, वो पर्वत आग के लिए पर्वत पक्ष है। कहता फिर तो भाई आप सच कह रहे हो सकता है। फिर दूसरा आ गया, कहता जी मैंने तालाब में आग देखी। कहता भाई हम ऐसे नहीं, हम तो चेक करेंगे तालाब आग के लिए क्या है। कहता पक्ष है। कहता नहीं जी, तालाब में तो कभी भी नहीं आग हो सकती। कहता जब कभी भी नहीं हो सकती तो पक्ष भी नहीं और पक्ष भी नहीं, वो तो विपक्ष हुआ, और विपक्ष में वो चीज कभी नहीं रहती। तो कह दिया भाई आप झूठ बोल रहे हो, आग के लिए तालाब विपक्ष है, वहां कभी नहीं रह सकती। कहता जी मैंने तो फिर वहां धुआं देखा। कहता भाई ऐसे कैसे हो सकता है, क्या आप धुआं देख के आए हो? तालाब के लिए आग के लिए तालाब विपक्ष है, वहां रह नहीं सकती। कहता जी मैंने अपनी आंखों से देखा धुआं, तब चल के देखा, अरे आप तो भाप देखा है, वाष्प देखा है। तो देखो पक्ष, सपक्ष और विपक्ष के नॉलेज ने उसका अनुमान खंडित कर दिया, नहीं तो वो तो अनुमान बना देता। पर्वत में भी आग बता रहा था, वो तो सही निकलेगा, वो तो फिर तालाब में भी आग बता देता जैसे पर्वत पे आग है, क्योंकि पर्वत पे भी धुआं देखा, वहां भी धुआं देखा। तो इस पक्ष, विपक्ष, सपक्ष के नॉलेज ने हमें बता दिया कि कौन चीज कहाँ रह सकती है। तो अनुमान जब आपको करना है, जैसे कोई ये कह दे कि जी मैंने है ना जीटी रोड पे ट्रेन देखी। कहता भाई कैसे? कहता मैंने ट्रेन जैसा हॉर्न सुना जीटी रोड पे, मैं उसके आसपास जा रहा था, तो मैंने अनुमान लगा लिया कि पक्का ट्रेन जा रही है। कहता भाई जीटी रोड ट्रेन के लिए क्या है? पक्ष है। कभी कभी आ सकती है जीटी रोड पे ट्रेन? कहता कभी नहीं आती। तो जब आती ही नहीं तो वो पक्ष भी नहीं रहा, पक्ष भी ना। तो जीटी रोड तो ट्रेन के लिए विपक्ष है, आपने कुछ और सुन लिया, वहां ट्रेन हो ही नहीं सकती।
तो ऐसे करके कोई भी अनुमान आप पक्ष पक्ष विपक्ष के कारण सही बैठा देते हो। चलो ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अब फिर पढ़ो इसको, ये सारा नॉलेज लेके हम आए। अनुमितिकरणम अनुमान, जो अनुमिति का कर्ण अनुमान है। अब अनुमिति क्या था? परामर्शजन्य ज्ञान अनुमिति, जो परामर्श से पैदा होता है। भाई जैसे परामर्श किया आपने कि पर्वत पे धुआं दिख रहा है, और धुआं है तो वहां पर हो सकता है पर्वत उसके लिए पक्ष है, ठीक ना, और पर्वत पक्ष है तो वहां पर आग हो सकती है। तो ये जो नॉलेज हुआ ये परामर्श है। परामर्श क्या होता है? व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान परामर्श है कि व्याप्ति से, व्याप्ति क्या होता है कि जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है, जहां जहां आग है वहां वहां धुआं। उल्टा मत बोल देना, गलत हो जाएगा। पहले व्याप्य लाओ, इसको बताने का यही तरीका है, व्याप्य जमा व्यापक। ये इस फॉर्मूले को याद करो। पहले व्याप्य, यत्र धूम है तत्र अग्नि, व्याप्य पहले लो, ठीक है ना। इसको यहाँ भी लिख देता हूं मैं, इसको बोलेंगे व्याप्य, और सॉरी इसको बोलेंगे व्यापक और उसको व्याप्य, इसको बोलेंगे हम व्यापक और इसको व्याप्य, ठीक है ना। ये न्यून देशवर्ती है, ये अधिक देशवर्ती है, ठीक है ना। आपको नॉलेज वो हो गया होगा, ठीक है। चलिए, तो परामर्श से जो ज्ञान होता है अनुमिति, और परामर्श क्या? व्याप्ति विशिष्ट पक्ष, उस पक्ष पर्वत आदि में जो ज्ञान हो वो परामर्श है। और व्याप्ति क्या? सहचर्य निम्न व्याप्ति, जो साथ साथ रहने वाली चीज है, जैसे जहां धुआं होगा वहां आग, ये व्याप्ति है। अब व्याप्य से, व्याप्य का मतलब धुआं, धुएं का पर्वत आदि में रहना, धुएं का अपने पक्ष में रहना, ये पक्ष धर्मता है। अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है ना। मैं इसको साफ कर रहा हूं एक बार, ठीक है। और आप, यदि आपको ये वीडियो बहुत बढ़िया लगे तो इसको मैक्सिमम शेयर कीजिए, औरों को भी लाभान्वित कराइए, और चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने कमेंट प्लीज जरूर दीजिएगा। क्योंकि किसी भी टीचर से या किसी भी गुरु की हिम्मत और उसकी ताकत और उसकी विद्यार्थियों के प्रति लगन तब बढ़ती है जब वो कमेंट पढ़ के देखता है कि भाई हाँ इसने ऐसा कमेंट दिया है, उससे पता चलेगा कि विद्यार्थी को क्या रिक्वायर्ड है, क्या चाहिए, तो फिर उसी तरीके की चीजें और लेके आएगा। अब हमें पता ही नहीं तो वो तो गूंगे का गुड़ हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसके बारे में क्या, तो कमेंट्स जरूर दिया करो, ठीक है। चलो, अब ये जो अनुमान आपको पता चल गया। अब ये अनुमान दो प्रकार का होता है, ठीक है ना। अनुमानम द्विविधम, अनुमान कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। स्वार्थ अनुमान, स्वार्थ अनुमानम, और प्रार्थ अनुमानम, प्रार्थ अनुमानम। बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं है। जब आप किसी चीज का खुद अपने एक्सपीरियंस से अनुमान करना सीख जाते हो, स्वार्थानुमान। जब कोई आपको दूसरा बताता है, प्रार्थानुमान। आपने रसोई घर में बार बार जाके 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 देख लिया कि जहां धुआं होता आग पक्का होती है, तो ये आपका स्वार्थ अनुमान है। आप पर्वत पे गए तो आपने को किसी ने नहीं बताया, आपने धुआं देखा और आपने झट से पहचान लिया आग है, ये आपका स्वार्थ अनुमान है। प्रार्थ अनुमान जब आपको कोई बताता है दूसरा, और जब प्रार्थ अनुमान कोई बताता है तो वो बताने का तरीका पंच अवयव से होता है, पंचावयव, ठीक ना। ये प्रार्थ अनुमान के पंच अवयव होते हैं, यानी कि 5 स्टेप्स ऐसे हैं जिनसे आप किसी को समझा सकते हो। आप किसी को ऐसे कह दोगे कि पर्वत पे धुआं दिख रहा तो आग है, वो पूछेगा कैसे, तो आप बताओगे क्योंकि वहां धुआं है, और जहां धुआं तो वह आग होती है। तो वो कहता कोई उदाहरण दो, तो नियम बताओ। तो ऐसे करके 5 स्टेप लेके आप उसको समझाओगे। वो 5 स्टेप ये है, देखो। पहला स्टेप प्रतिज्ञा, दूसरा हेतु, तीसरा उदाहरण, चौथा उपनय, और 5वां निगमन। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि पंच अवयव कौन से अनुमान के भाग है? आप बताओगे प्रार्थ अनुमान के, क्योंकि स्वार्थ अनुमान में हमें दिक्कत नहीं। स्वार्थ अनुमान तो हमें ही समझना है, जब दूसरे को समझाना या दूसरे से समझना है तब इन पंचअवयव वाक्यों का प्रयोग करता है। प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा मतलब कसम नहीं होता, माँ कसम आज अनुमान सीख के रहूंगा, नहीं नहीं नहीं। प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञान, किसी के प्रति ज्ञान, क्या सीखना, क्या टॉपिक आपका, टॉपिक बोलते हैं इसको, टॉपिक। टॉपिक आपका पर्वतो
वहनीमान। अब ये नॉलेज है हमारा, ये ज्ञान, अब इसको सिद्ध करना हमें। ये किससे निकल के आया? आपको कुछ पर्वत वहनीमान, पर्वत धुआं, पर्वत आग वाला। कहता मुझे तो पर्वत पे आग नहीं दिख रही जी। कहता अरे धूमत्वात्, धुएं से। और हेतु में हमेशा पंचमी लगती है, ये कारकों में भी सिखाया जाता है आपको, हेतु में पंचमी। तो हेतु धूमत्वात् के धुएं से। कहता अच्छा धुएं से आपने पहचान लिया कि पर्वत पे आग है? कहता हाँ। कहता कैसे? कहता यत्र धूम तत्र अग्नि। भाई जहां धुआं होता है वहां आग होता है। कहता अच्छा ऐसे कैसे? कहता हाँ, जैसे रसोई घर नहीं देखी आपने, यथा महानसम, महानसम। कहता हाँ बात तो ठीक कह रहे हो जी, रसोई घर में धुआं होता है, आग भी होता है, तो ये तो धुएं से फिर पर्वत वहनीमान हो गया। और कहता बिल्कुल तथा च अयम। अब ये उपनय था, तथा च अयम। मैं इसकी संधि तोड़ रहा हूँ, आपको किताबों में तथा चायम बनेगा। कहता हाँ बिल्कुल सही। अयम, अयम मतलब अयम, यह पर्वत, तो उसी प्रकार से यह पर्वत भी धुएं वाला है। अयम, अयम पर्वत है, ठीक है। निगमन तस्मात् तथा, तस्मात् तथा। और ये पर्वत जो वहनीमान है, तथा च अयम, अयम पर्वत वहनीमान, उसी प्रकार ये पर्वत वहनीमान है। किससे? तस्मात्, उससे। उससे किससे? धुएं से। कहता धुएं से ये अयम पर्वत, ये धुआं है। तो ये प्रतिज्ञा, ये हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन, ठीक है ना। और मुझे आशा ही नहीं अभी तो पूर्ण विश्वास है कि आपकी समझ में आया होगा, ठीक है ना। और आपने बड़े इत्मीनान से इसको समझा होगा। वीडियो एक बार नहीं, 2 बार देख लो, 3 बार देख लो, 10 बार देखो, फिर भी नहीं समझ में आए मुझे कमेंट करके बताओ। मैंने फ़ोन नंबर दिया, मेरे फ़ोन पे आप पूछिए। मुझे संस्कृत के लिए किसी छात्र का उपकार करने में बिल्कुल भी झिझक नहीं होती। कहीं का छात्र हो, कैसा भी छात्र हो, कमज़ोर है, अच्छा पढ़ा लिखा है, विद्वान है, सबका, ठीक है ना। तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, थैंक यू।